है। इस ग्राफ के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ आपको बताता है फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच का रिलेशन। फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच का रिलेशन। अब अगर आप इस रिलेशन को इस डायग्राम से समझें, अगर आप इस रिलेशन को इस डायग्राम से समझें तो यहां पे मान लो m एक मास है और आपने यहां से अप्लाइड फोर्स लगा दिया है, ठीक है, F एक्सटर्नल क्या लगा दिया है, F एक्सटर्नल या फिर F अप्लाइड फोर्स लगा दिया है। अब यहां से अगर आप अप्लाइड फोर्स लगाते हो तो आपको पता है साफ साफ कि जो पीछे की ओर है वो क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो होगी μs इंटू एन, क्या होगी μs इंटू एन। क्लियर है? तो जब आप F एक्सटर्नल को बढ़ाते जाओगे, F एक्सटर्नल को बढ़ाते जाओगे तो ये जो पीछे की ओर लगने वाला फोर्स है ये भी बढ़ सकता है। बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है भैया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो सेट रही होगी ना। अभी इसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू तो होगी। मान लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कितनी है, 10 न्यूटन है। तो आप 10 न्यूटन तक अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो वापस आपको उतना ही फोर्स वापस देगा। कैसे? आपने F एक्सटर्नल लगाया 2 न्यूटन तो उसने वापस आपको 2 न्यूटन दिया। आपने 3 न्यूटन लगाया 3 न्यूटन दिया। भाई 10 न्यूटन से पहले ये हिलने वाला नहीं है। क्लियर है? 10 न्यूटन से पहले ये हिलने वाला नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन से लग रहा है पीछे की ओर। आप कहोगे सर फ्रिक्शन तो चीज रुकी हुई अभी कैसे लग रहा है? अरे भैया फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है और रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रुका हुआ है तो भी फ्रिक्शन लग रहा है, यही तो है खेल। यहां से दबाया और ये पीछे लगने लगा, 5 से दबाया तो पीछे 5 लगने लगा, 8 से दबाया तो पीछे 8 लगने लगा। क्लियर है? अब आपने 10 से दबाया तो ये 10 भी लग गया, 10 से दबाया तो 10 भी लग गया, लेकिन आपने जैसे ही 10 से